ठीक है बेटा, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे जो भी बोल दिखाना चाहता हूँ मैं यहाँ पर? सर हाँ बेटा बताओ। सर आप डेली क्लास लोगे अब? हाँ बेटा, तो डेली क्लास का प्लान है। 1 घंटे तो ले ही सकते हैं, उससे क्या सर होगा? इसी टाइम ना? इसी टाइम बेटा, इसी टाइम। ओके तुम लोग सर। की बाकी क्लासेस तो खत्म हो गई हैं कि चल रही हैं? केमिस्ट्री और मैथ्स सब चल रही हैं, ये बंदे हैं? सर चल रही है। चल, टाइमिंग मुझे देखना, मुझे बता देना। मैं देख इस समय फ्री रहता हूँ और मॉर्निंग पूरा फ्री रहता हूँ, मतलब 12 बजे तक तो डॉक्टर्स वगैरह कोई राउंड पे नहीं आती है मतलब। और शायद ना कल भाभी को डिस्चार्ज कर देंगे शायद, तो मैं 1 दिन रुकूंगा भाभी के पास, फिर देखते हैं क्या प्लान करता हूँ। सर ठीक है, किस टाइम पे डिस्कशन कर रहे हो? मैं मॉर्निंग में 12 बजे से पहले पूरा फ्री रहता हूँ, और फिर मैं 5:30 के बाद ही फ्री रहता हूँ, तो वही 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास। डेली क्लास इसलिए बोल रहा हूँ बेटा कि नहीं, लंबी क्लास अभी तो करना थोड़ा मुश्किल होगा, ना ही वो मजा आ पाता है, मैंने नोटिस किया हुआ है। 1 घंटे की क्लास करो, टेस्ट तो अभी तुम दे ही नहीं रहे हो, तुमने मना कर रखा है कि तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं, तो ना टाइमिंग की बात हम कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। डेली क्लास होगी अभी से, ठीक है? टारगेट रखते हैं, आज मंडे है, सैटरडे तक जो फिजिक्स का जो कोर्स पार्ट है वो खत्म कर पाए हैं। उसके बाद फिर ठीक है, डिटेल में जब ऑफलाइन भी होती रहेगी वो भी करते रहेंगे। तो अब आप आइए, फटाफट एक कर्व बनाइए। कर्व का नाम लिखिए न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व। कौन सा कर्व बताइए? न्यूक्लियर या न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है। और ये कर्व है किसके बीच में, ये समझना, ठीक है? ये 2 चीजों के बीच में कर्व है। एक है एटॉमिक नंबर Z, किसके बीच में बेटा? ये एटॉमिक नंबर है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? यस सर। और ध्यान ध्यान सुनना, जो एक्स एक्सिस है वो एटॉमिक नंबर है, बट वो जो वाई एक्सिस है ना, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थोड़ा अलग है, समझ रहे हो मेरी बात? थोड़ा अलग है, इसको हमने कैपिटल N से डिफाइन करना है, चलेगा? यस सर। अगर हम मार्किंग देखें तो बेटा, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, 10 20 में साथ साथ कर लेना बेटा, इससे क्या होगा, टाइम बच जाएगा मेरा भी तुम्हारा भी। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 80 90 पूरे ही कर लेते हैं, जितने हैं उतने ही कर लेते हैं, क्योंकि 100 ही तो है, 108 ही तो है। और लेट से 110, और यहाँ पर 118, चलेगा? 120 कर दे यार, क्या बात है। ओके, सिमिलरली हमने बात करनी है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे, तो 10 20 50 40, सॉरी 10 20 30 40 50 60 70 80 और एंड सो ऑन। कैन आई ऑलवेज ड्रॉ अ लाइन व्हिच इज लाइक दिस, अ स्ट्रेट लाइन? और अगर मैं वाई एक्स कर्व में बात करूं, तो इस स्ट्रेट लाइन पर क्या हम ये रिलेशन बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू, या हम क्या हम इसे बोलते हैं n इज इक्वल टू z। n मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। क्या ये वो लाइन है कि नहीं है? यस सर। ओके ग्रेट। तो कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से नोट करनी है और जो हमें याद रखनी है। दिस इज नॉट द आइडियल लाइन, जो कहते हैं ना स्टेबिलिटी कहाँ है, तो हमें स्टेबिलिटी समझनी है। तो हमने क्या किया, हमने सारे के सारे जो स्टेबल न्यूक्लियस थे उनको एक एक लाइन में ड्रॉ किया, सारे जितने थे, फ्रॉम 1 से लेकर के जितने भी 118 एलिमेंट्स थे, उन सबको हमने एक लाइन पे ड्रॉ करना चालू किया। लेट्स टेक दिस लाइन लाइक दिस। तो ध्यान देना लाइन में क्या हो रहा है, 10 तक ऑलमोस्ट 20 तक बहुत क्लोज रहा, ठीक है? और उसके बाद थोड़ा डेविएट हो गया ऐसे। तो मेरे को दिखाई दे रहा है बच्चों को मेरे? मुझे कर्व बनता है, इसलिए मुझे कर्व ही बनाना है। रुको, हाँ भाई, हाँ, समथिंग लाइक दैट, वेरी गुड। कर्व दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों को सबको? यस सर। यस सर। बेटा ये है स्टेबल न्यूक्लियस कर्व। कौन सा कर्व है ये? स्टेबल न्यूक्लियस कर्व। ध्यान सुनना, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और मजेदार भी है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट्स इसी पे एग्जैक्टली पड़ते हैं, रादर देयर इज अ पैटर्न, अ वेरी 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 ब्यूटीफुल पैटर्न है। और वो पैटर्न क्या है, नोटिस करो। नोटिस क्या किया गया कि भाई, अगर हमने अलग अलग
जो जो न्यूक्लियस हमने जब इसको किए प्लॉट किए इस कर्व पे, तो सारे के सारे न्यूक्लियस इस वाइट वाली लाइन के अगल बगल ही पड़ रहे थे। कुछ इस लाइन पे पड़ रहे थे, कुछ लाइन के अगल बगल पड़ रहे थे। ठीक है, जो स्टेबल है, सारे नहीं, सारे इस पे आ जाएंगे फिर तो सारे स्टेबल हो जाएंगे, हाँ या ना? Yes, sir. ये सारे के सारे स्टेबल है। इफ someone is lying somewhere here, यहाँ पर लिख पड़ा हुआ है, तो वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है? Unstable. अनस्टेबल। Unstable. तो यहाँ पर भी अनस्टेबल। हमने दो इंपॉर्टेंट जोन्स पकड़ी, ध्यान देना। नॉर्मली मैं जोन जानबूझ के n इज ग्रेटर देन z में कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर और इसके ऊपर, मतलब मैं किन बातों में करना चाहता हूँ, मैं इस रीजन के ऊपर की बात करना चाहता हूँ और मैं इस रीजन के नीचे की बात करना चाहता हूँ। इसके बीच में न्यूक्लियस जो होते हैं वो चाहते हैं भाई वो सारे के सारे अनस्टेबल न्यूक्लियस है। कैसे हैं वो? अनस्टेबल जोन। हर चीज क्या है? ये अनस्टेबल। तुम्हारा अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, और बेटा ये भी अनस्टेबल है। अब ध्यान देना, कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस की पूरी तमन्ना होती है कि वो स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए, कोई दिक्कत तो नहीं। इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम नाम देते हैं बेटा ट्रांसम्यूटेशन। क्या नाम देते हैं? कन्वर्जन ऑफ वन। बेटा जब भी तुम कोई भी एक एलिमेंट अपने न्यूक्लियस को चेंज करेगा, यानी अपने अपने कॉन्फ़िगरेशन में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को चेंज करेगा, तो वो एलिमेंट वही का वही नहीं रहेगा, वो पक्की बात है, वो चेंज होगा। और इस चेंज को नाम दिया गया है ट्रांसम्यूटेशन, जो मैं भी लिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन ये दोनों अनस्टेबल हैं। लेकिन इन दोनों अनस्टेबिलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोनों स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबल होने के लिए यहाँ पर ये देता है बीटा। बट मैं जब मैं बीटा बोलता हूँ तो मैं साथ में लिखता हूँ बीटा माइनस एमिटर। कैसे एमिटर बेटा? बीटा माइनस एमिटर्स होते हैं ये। और ये होते हैं बीटा माइनस की बात क्या है? सिंपल इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? बीटा माइनस एमिटर्स आर सिंपल इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन, जो न्यूक्लियस से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हमने कहा इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में होता ही नहीं है, ये तो हमने आज यही पढ़ा है, आया ना? पढ़ा है ना भाई? Yes, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होते हैं, तो हमें पता है ना अच्छे से। Yes, sir. लेकिन न्यूक्लियर एमिशन में देयर इज अल्फा बीटा गामा, तीन टाइप के एमिशंस होते हैं, जिनके बारे में आज की क्लास बात भी करेगी थोड़ी सी, जो कि तुम्हारे कोर्स में थोड़ा बहुत तो है ये न्यूक्लियर रिएक्शंस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई न्यूक्लियस से ही इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, न्यूक्लियस से ही प्रोटॉन भी निकलता है, लेकिन दो अलग अलग जोन में। लेट्स से जोन ए में जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन एमिटर, मतलब जब वो एमिट करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ, स्टेबल न्यूक्लियस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं, लेकिन वी डोंट कॉल देम इलेक्ट्रॉन्स, वी कॉल देम बीटा माइनस एमिटर्स। ओके, एंड द अदर वंस आर बीटा प्लस एमिटर। बीटा प्लस एमिटर, बीटा प्लस एमिटर बेटा कोई नई चीज नहीं है, इट इज सिंपली व्हाट? इट इज सिंपली प्रोटॉन। याद रख पाएंगे कि नहीं याद रख पाएंगे बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कर्व में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, मतलब कहते हैं ना, अगर रेशियो n बाय z से n बाय z के बहुत क्लोज होता है तो ये होता है, अगर n बाय z के बहुत क्लोज है तो हम ये मानते हैं, लेकिन अगर z इज मोर देन n, समझो ना, समझो मेरी बात, इस रीजन में क्या z इज मोर देन n और नॉट? नहीं जानते तुम लोग? अच्छा, क्या यहाँ पर Yes, y इज sir. इक्वल टू x बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं बेटा? Yes, sir. यानी इस लाइन पे पढ़ने वाले सभी के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होंगे क्या? क्योंकि z तो न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होते हैं। Yes, sir. इस लाइन के नीचे जाओगे तो कौन पड़ेगा, न्यूट्रॉन की प्रोटॉन? प्रोटॉन। बेटा ये पूरा जो एरिया है ना, उसमें डोमिनेट करता है आपको कौन? किसकी तरफ झुका हुआ है? प्रोटॉन। और इसके ऊपर वाला एरिया जो है वो डोमिनेट करता है कौन? न्यूट्रॉन। प्योर मैथ्स है बेटा। इस लाइन पे दोनों सब एक दूसरे के बराबर हैं, इस लाइन के नीचे z ज्यादा होगा, इस लाइन के नीचे n ज्यादा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे बच्चों को? No, sir. इंपॉर्टेंट है यार। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मस्ट बी मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेटा, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो बड़ी 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 इंपॉर्टेंट है। उसे अपोज करना है किसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। याद करो,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को अपोज करना है, अपोज करने वाले अंकल जो है वो प्रोटॉन्स है, पुल है कि नहीं? Yes, sir. तो प्रोटॉन्स की मात्रा बढ़ेगी तो वो अपोजिंग फोर्स बढ़ेगी, तो वो अपने आप अनस्टेबल हो जाएगा। और जब प्रोटॉन्स की मात्रा बढ़ेगी, वो अनस्टेबल होगा, तो बोलेगा भाई निकलो। कौन निकलो? कौन निकलो? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स निकलो। समझ आया मेरी बात की नहीं आया? न्यूट्रॉन्स को निकाल नहीं सकते थे, न्यूट्रॉन्स को निकाल नहीं पाते। वो करते हैं, जब हम अल्फा पार्टिकल्स करेंगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब भाई न्यूट्रॉन्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम हो गए, तो तुम्हें याद है ना कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो गए। इस वाले पार्ट में क्या हो गया? इस वाले पार्ट में हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा। बोल हुए कि नहीं हुए? Yes, नंबर ऑफ sir. न्यूट्रॉन्स जैसे ही ज्यादा होंगे, क्या साइज तुरंत बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? यस सर। और Yes, साइज बढ़ते ही कौन सी फोर्स की तबीयत खराब होने लगती है? न्यूक्लियर फोर्स। Nuclear force. इसलिए बेटा ये सब कहानियां आपको सही से समझ में आनी चाहिए। बेस्ड ऑन द गिवन चार्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू नोट सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो कि हर कंपटीशन में आपसे पूछी जाएंगी। कंपटीशन में आ सकती हैं, बोर्ड में, रीजनिंग में आ सकती हैं, बहुत सारी चीजों में आ सकती है। सबसे पहला लाइट न्यूक्लियाई आर मोस्ट स्टेबल। लाइट न्यूक्लियाई आर मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं इफ, कब? इफ n is equal to z। मैं पूरा लिखूं ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? बोलो यार। No, sir. No, sir. लाइट तो यहाँ, लाइट किस रीजन में आएंगे? लाइट तो मान के चलो यहाँ तक इस रीजन में आएंगे कि नहीं आएंगे? ये लाइट वाला रीजन है कि नहीं है? बोलो बच्चे। यस सर। Yes, sir. हैवी न्यूक्लियाइज जो होते हैं, हैवी न्यूक्लियस आर स्टेबल। कब होंगे स्टेबल? जब n इज इक्वल टू z होगा या n मोर देन z होगा? n जो more than More than. हाँ, वेरी गुड, बहुत सिंपल, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं बेटा। क्यों होता है? हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एज नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, यहाँ पे स्टार लगा के, एज नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस strong repulsive force, strong repulsive Coulombian force बोलते हैं, ठीक है ना? Coulombian force also increases, इसलिए ऐसा देखा गया है। कोई दिक्कत नहीं है। बोलो। अच्छा, एटॉमिक नंबर 83 किसका होता है? कोई चेक करेगा? बिस्मथ। बिस्मथ का होता है कि लेड का होता है? बिस्मथ का। चेक कर लेते हैं। बिस्मथ। और 82 किसका होता है? लेड का। लेड का। हाँ भाई, मैं थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं कि दो लिख लिया कि नहीं लिख लिया? बोलो। लिख लिया सर। अब लिखते हैं बेटा, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं कहाँ लिखूं? मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दूं? इसी पे लिखूं? नेक्स्ट पेज अच्छा ऊपर लिखता हूँ, ऊपर। थर्ड जो कि इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ध्यान देना। थर्ड जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेड की कहानी है। लेड अंकल जी हैं जो यहाँ पर पैदा होंगे। लिखेंगे व्हेन z is more than 82, z is more than 82, किसके लिए है 82? लेड। When z is more than 82, यानी कि जो लेड की कहानी है, द रिपल्सिव फोर्स, बेटा जब भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 82 से ज्यादा हो जाते हैं, तो जो रिपल्सिव फोर्स होती है ना प्रोटॉन के बीच में, वो इतनी सफिशिएंट होती है। पहली बात तो जब वो z इज इक्वल टू 82 होगा, तो क्या साइज बढ़ जाएगा? क्योंकि केवल z बोल रहा हूं, इस समय न्यूट्रॉन्स भी होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. तो जब z इज इक्वल टू 82, एंड इट इज वेरी क्लासिकल टू रिमेंबर कि लेड, जब भी मैं बोलूंगा z इज इक्वल टू 82 मतलब लेड है, लेड। तो जब ये 82 के ज्यादा होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने बढ़ जाते हैं कि the nuclear force or the Coulombian force is cannot be compensated by adding more number of neutrons। ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डालने के बावजूद भी वो स्टेबल नहीं रहते। हाँ या ना?
दो कारण हो सकते हैं जो कि आप समझ सकते हैं। जैसे ही चार्ज ज्यादा होगा, प्रोटॉन बढ़ेंगे, तो पहली बात तो प्रोटॉन बढ़ेंगे तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगी, ये दूसरे को फेंकते रहेंगे। लेकिन साथ साथ में जब प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं तो क्या न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो भाई साहब न्यूक्लियर साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्स घटेगी तो स्टेबल नहीं रहेंगे, इसलिए हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं। व्हेन z is more than 83, the repulsive force between protons, the repulsive force between protons, the repulsive force between protons cannot be compensated by, cannot be compensated by, cannot be compensated by addition of more neutrons। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। 10 any element having atomic number more than 82, any element having atomic number more than 82 ब्रैकेट में that is 80, अबे more than 82 तो भैया 83 होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं? more than 82 तो 83 होगा कि नहीं होगा भाई? तो यार कैसे फर्जी क्लास Yes, है यार। sir. तो भैया वो कभी स्टेबल नहीं होते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या लिखा? 10 द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 82 ब्रैकेट में दैट इज 83 आर नॉट, डू नॉट हैव स्टेबल न्यूक्लियाई, डू नॉट हैव स्टेबल न्यूक्लियाई, डू नॉट हैव स्टेबल न्यूक्लियाई एंड दे डिके। द वर्ड डिके की शुरुआत यहां से हुई, दे डिके और डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट। डिके होना मतलब खत्म होना, डिसइंटीग्रेट का मतलब ही है खत्म होना। डिके और डिसइंटीग्रेट इनटू अदर पार्टिकल्स ऑफ वेरियस अमाउंट, सॉरी, डिके और डिसइंटीग्रेट इनटू अदर पार्टिकल्स इन वेरियस अमाउंट ऑफ टाइम, वेरियस अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों, अलग अलग टाइम में जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो अलग अलग एलिमेंट में बदल जाता है। इवेंचुअली वो क्या बन जाएगा? हर हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट इवेंचुअली जब स्टेबल बनेगा तो कौन बनेगा? Lead. लेड। क्योंकि तो हम यहाँ पे स्टार स्टार लिख सकते हैं कि इवेंचुअली एवरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट शुड कन्वर्ट इनटू लेड। होना चाहिए, एग्जैक्टली होता नहीं है भाई साहब। ठीक है भाई साहब, बताओ। ठीक है, छाप लिए हो या अभी लिख ही रहे हो भाई साहब? Sir, हाँ बताओ बेटा। sir, आपने ट्रांसम्यूटेशन का मतलब क्या बताया था? बताता हूँ बेटा, अब अभी उस पे आने वाला। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है बेटा, जब कोई भी एक दूसरा अनस्टेबल एलिमेंट पूरी कोशिश करता है स्टेबल होने की, तो अपने अंदर से एटॉमिक वो प्रोटॉन्स निकालता है, न्यूट्रॉन्स निकालता है, अल्फा पार्टिकल्स निकालता है। और जब वो ऐसा कुछ करता है तो वो खुद ही वो सेम वही एलिमेंट नहीं रह जाता, क्योंकि अब किसी भी एलिमेंट की पहचान होती है उसके एटॉमिक नंबर से। बेटा होती है कि नहीं होती है? Yes, sir. अब अगर मैं बीटा एमिशन कर रहा हूं तो एटॉमिक नंबर घटेगा, Yes, sir. और जब घटेगा तो क्या वही एलिमेंट रहेगा एक्स या कुछ और बन जाएगा? कुछ और बन जाए। जब वो कुछ और बन रहा है, द प्रोसेस वेर इन दी एलिमेंट इन दी कहते हैं ना एम टू अचीव स्टेबलनेस, क्या करता है? अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है डिफरेंट न्यूक्लियस में, डिफरेंट एलिमेंट्स में। उस प्रोसेस को ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। मैं उस पर आऊंगा, मैं उसको लिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट। तो लेट्स टॉक अबाउट, यहाँ तक तो समझ में आ गया, सही है, सिंपल है। अब तुम्हारे कोर्स में क्या है, हम वहां पे जाते हैं। अगर आप नोटिस करें, आपके सामने स्क्रीन है, तो आप अगर नोटिस करें तो आपके कोर्स में क्या क्या है। न्यूक्लियस वाले चैप्टर में था कॉम्पोजिशन न्यूक्लियस, ये हमने पढ़ लिया, या तो हमने पढ़ लिया। बचे हैं न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, दो चीजें बची।
ठीक है, रेडियो एक्टिविटी वर्ड ही हट गया है, इसमें कहीं पर भी है नहीं। तो रेडियो एक्टिविटी बोर्ड में तो नहीं आने वाली, बेस्ट पार्ट है आपके लिए, मस्त हो गया आपका चैप्टर, सबसे अच्छा चैप्टर का सबसे बढ़िया टॉपिक आपके कोर्स में हटा दिया गया है। और इसके बाद भी मैं देखा था सेमीकंडक्टर में बहुत कुछ बचा नहीं है, बहुत ही कम है, मतलब लाइक केवल सेमीकंडक्टर के बारे में बताना है और फिर तेरे को डायोड्स के बारे में बताना है, इतना ही है, और पीएन जंक्शन डायोड समझा देना है। हम उसके बारे में जरूर बात कर लेंगे, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देख होता क्या है ना, न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत सारे लोग को पता होगा, किसी को पता है व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन? फिजन का मतलब क्या है? सर टूटना। टूटना। और फ्यूजन का मतलब क्या है? सर दो चीजें जुड़ जाती हैं। दो चीजें जुड़ जाती है और दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी इवॉल्व होती है। तो न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन पढ़ने के लिए हमें बस सिंपल भाषा में क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो क्योंकि इवन दो वो न्यूक्लियर रिएक्शन से क्वेश्चन किसी के बोर्ड्स में आए हैं कि इतने अल्फा पार्टिकल निकल गए तो बताओ कितना, क्या नया एटॉमिक नंबर होगा या क्या एटॉमिक मास होगा, ये क्वेश्चन आए कि नहीं आए आपके एग्जाम में? सर नहीं आया। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बेटा कि न्यूक्लियर रिएक्शन वाले चैप्टर से जो न्यूक्लियर है उससे क्वेश्चन क्या आया, किसी को याद है? कुछ भी है बेटा? मैं बता रहा सर हूँ। न्यूक्लियर फोर्सेस की देख, प्रॉपर्टीज आई थी और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन के बीच और आर नोट के बीच में करवाया था। हाँ वो तो है ही, अब तो हमें आता है। आर नॉट के बीच में भी करवाया था, किसके बीच में, मतलब फिर बोला बेटा, तू नहीं पूछा था ना मुझसे क्वेश्चन, याला किसी ने पूछा था मुझसे? सर किसी और ने पूछा था। कर्व ऑफ, क्या पूछा था बेटा? कर्व ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, नहीं पता है, छोड़ दो, वो मैं देखूंगा, ठीक है, जो अगर है ऐसा कुछ तो मैंने इस पार्ट को रह गया है मेरा। तो लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, छोटा टॉपिक है, मतलब छोटा मतलब इंटरेस्टिंग है, मैथमेटिक्स काफी कुछ है, लेकिन मजा आएगा। न्यूक्लियर सर न्यूक्लियर रिएक्शन डिफरेंशिएशन में आई थी रिएक्शन बस। आई थी ना? यस सर। हाँ, तो ये तो बोल रहा हूँ, न्यूक्लियर रिएक्शन आई थी, मतलब कैसी न्यूक्लियर रिएक्शन आई थी? अल्फा बीटा गामा किसकी आई थी? सर नॉर्मल आई थी न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन की। तो तुम्हें आती है न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शंस? सर वही तो थी सर, एक यूरेनियम वाली थी और एक हाइड्रोजन वाली थी। बस वो रिएक्शन लिखने को आ गई थी यस सर। सीधे सीधे? यस सर। अरे भाई बढ़िया है, मस्त है, चलो ठीक है, हम भी देखते हैं, वैसे ही कर लेंगे। हम तो सारी पढ़ेंगे भाई, क्या मजबूरी है, क्या ही करा जाए। शुरू करें? यस सर। आप देख, डालो हेडिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, प्योर मैकेनिक्स वाला टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, मजा आता है पढ़ाने में इसको। न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है भाई? क्या लगता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन? एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा? ऐसी रिएक्शन जो कहाँ हो रही है? हाँ भाई, कहाँ हो रही है? अरे अनस्टेबल न्यूक्लियस पकड़ो ना यार। सबसे पहले बेटा इसको ना पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे, पहले हम समझेंगे इसको अनस्टेबल, हम इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे और हर पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए चलेंगे। ओके बेटा? यस सर। यस तो सर। न्यूक्लियर रिएक्शन की सबसे ज्यादा, देखते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की सबसे ज्यादा एडवांसमेंट इन द एज ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन हुआ था, जिस समय यू कैन से, जिस समय एक तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 का माहौल बना था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की बात है, वर्ल्ड वॉर 3 तो आज तक भगवान की दया से हुआ ही नहीं, लेकिन क्योंकि एक ऐसी फील्ड खुल जाती है न्यूक्लियर रिएक्शन में जहां पर देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। 10 grams ऑफ यूरेनियम कैन डिस्ट्रॉय गुड, कैन हैव बोथ इफेक्ट्स। 10 ग्राम मतलब चलो आज 1 kg ले लो, 1 kg यूरेनियम कैन act like a fuel for a power plant working for so many years, और 1 kg यूरेनियम कैन डिस्ट्रॉय a whole city itself। ये आप बात जानते हैं। मैं केवल 1 kg की बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत रिफाइंड कहानी की बात करेंगे आज में। रिफाइनमेंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल पहले कोर्स में था, आपके कोर्स में न्यूक्लियर रिएक्टर भी हुआ करता था, अब हटा दिया गया है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए एग्जैक्टली होता क्या है। और न्यूक्लियर रिएक्शन का जो हमारा हीरो होगा ना, उस हीरो का नाम जानते हैं आप लोग? हमारे हीरो में सब लोग बात करेंगे इसकी 238 और 90, बोलो यार, 2, एटॉमिक नंबर 92 एंड एटॉमिक मास 238। एक बहुत ही हैवी न्यूक्लियस है। तो हमने लिखा पहला पॉइंट, पहला क्या पॉइंट लिखा? यूरेनियम 92 238 इज
a heavy nucleus. Heavy nucleus which undergoes बता पहली बात तो heavy nucleus which is unstable, which is unstable and undergoes बेटा देखो जब ये वर्ड आएगा ना डिसइंटीग्रेशन तो उसको अंडरलाइन करेंगे. अंडरगोज डिसइंटीग्रेशन बाय इट्स ओन. ओ भाई मतलब खुद से. अगर आपने लाके यूरेनियम यहाँ रखा तो यूरेनियम बोला भाई देखो मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हूँ, और जब मैं अनस्टेबल हूँ तो मेरा मुद्दा केवल एक रह जाता है कि मैं स्टेबल बन जाऊं. और मैं स्टेबल बनने के लिए क्या करता हूँ है भाई, मैं क्या करता हूँ. हेलो यस सर. क्या हो गया बेटा. नहीं इसको मतलब इसमें अंग्रेजी ना लिखवाऊंगे समझाने के लिए कुछ तो बताना पड़ेगा ना बेटा कि न्यूक्लियस जो है वो एक हैवी न्यूक्लियस. बेटा देख ट्रांसम्यूटेशन जो वर्ड है उसकी कहानी की जन्म जो होती है वो न्यूक्लियस किसके न्यूक्लियस से होती है, यूरेनियम के. और यूरेनियम के न्यूक्लियस की कहानी इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि वो पहला एलिमेंट है जिसपे सबसे ज्यादा रिसर्च हुई. और रदरफोर्ड अंकल ने कहा भाई अच्छा यूरेनियम तो खुद ही डिसइंटीग्रेट होता है, और जब वो खुद ही डिसइंटीग्रेट होता है तो वो खुद यूरेनियम बचता नहीं है. डिसइंटीग्रेशन बाय इट्स ओन रिजल्टिंग इन, बेटा याद रखना, रिजल्टिंग इन टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई मतलब वही यूरेनियम बचा या कुछ और हो गया, कुछ और बन गया, कुछ और बन जाएगा. हाँ या ना. यस बोल सर. रहा है. तो बेटा ये जो प्रोसेस है जहां पर एक न्यूक्लियस, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल होने की जद्दोजहद में अपने आप को ही ट्रांसमिटेट, अपने आप को ही चेंज कर लेता है, उस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर रिएक्शन के नाम से जानते हैं. मैं उसकी अंग्रेजी लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ. सच न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशंस, जहां पर एक न्यूक्लियस यूरेनियम का एक न्यू न्यूक्लियस में चेंज हो गया, सच disintegrations are called natural. अब देखना ध्यान से, natural nuclear transmutation. तो समझ मेरी बात सुन, क्या मैंने न्यूक्लियर रिएक्शन की डेफिनेशन अभी लिखवाई है कि मैंने नेचुरल न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन की लिखवाई. बेटा जो नेचुरल प्रोसेस होता है ना उसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन के नाम से नहीं जानते, हम उसे जानते हैं न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन के बारे में. न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन का मतलब है खुद अपने आप ही नमस्ते हो रहा है भाई साहब. और न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस है यूरेनियम का, वो जो सबसे जबरदस्त एमिशन करता है वो कौन सा करता है सबसे पहला. हाँ भाई, कितने टाइप के एमिशन होते हैं जानते हो, वो भी नहीं जानते हो. क्या हो गया यार तुम लोग को, 3 टाइप के आवाज होते नहीं हैं. है. 3 टाइप के होते हैं. 3 टाइप के कौन कौन से बेटा, वेरी गुड. अल्फा बीटा गामा. अल्फा बीटा गामा. थोड़ा सा और समझना, ना केवल अल्फा बीटा गामा. अल्फा होता है आपका हीलियम न्यूक्लियस, तो इट इज He24 का न्यूक्लियस है. क्या ये न्यूक्लियस, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है. बीटा 2 हो सकते हैं बेटा, बीटा 2 सकते हैं, बीटा प्लस हो सकता है, बीटा माइनस हो सकता है. बीटा प्लस बेसिकली एक सिंपल क्या है, एक प्रोटॉन है. एम आई करेक्ट और नॉट. यस सर. बीटा माइनस जो है वो कुछ और नहीं, एक इलेक्ट्रॉन है. हम इस तरीके से याद रखेंगे. और गामा इज व्हाट, गामा इज प्योर एनर्जी. क्या है ये, प्योर एनर्जी है. इस पे कोई चार्ज नहीं होता, इस पे कोई मास नहीं होता है. इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी. कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है. नो नो सर. सर. फिर क्या हुआ बेटा, ध्यान देना, फिर कहानी को आगे बढ़ाया गया कि मतलब यार ये जो ट्रांसपोर्टेशन है न्यूक्लियर का, किसका, यूरेनियम का, उसकी क्लासिकल इक्वेशन जो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी भाई साहब. याद रखना, ऐसे याद रखना, अल्फा पार्टिकल एमिशन ऑफ
एमिशन स्पेलिंग क्या होगी? EMI एमिशन ऑफ यूरेनियम 238, बट ऐसे नाम दिया था, यूरेनियम 238। किसी को क्वेश्चन याद नहीं होगी, लेकिन देखो ध्यान से, इट इज 92 238। ध्यान देना बेटा, जब ये कन्वर्ट होता है तो ये बनता है थोरियम। थोरियम कौन सा? 90 234। 234 कैसे आ रहा है इसे हम अभी सीखेंगे थोड़ी देर में। साथ में निकलता है एक हीलियम न्यूक्लियस, ऑल्सो नोन एज अल्फा पार्टिकल। ठीक है कि नहीं? ठीक है। Yes, इस sir. इक्वेशन Yes. में इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है, और इलेक्ट्रॉन का जो लेना देना होता है उसे केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। डू यू नो दैट और नॉट? जानते हैं ना, Yes, केमिकल sir. रिएक्शंस में नॉर्मली एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग्स, तो वो केमिकल रिएक्शंस हैं। तो इन न्यूक्लियर रिएक्शंस व्हाट हैपेंस इज रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स। केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, और न्यूक्लियर रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यू हैव टू राइट इट हियर, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। केमिकल रिएक्शन में कौन होता है? केमिकल रिएक्शन इज rearrangement of atoms। और न्यूक्लियर रिएक्शन, अभी सर न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में तो बताया ही नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्शन है क्या अभी देखेंगे। इज रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियॉन, इज रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सर अभी तक आप बार बार ये बात करो कि हमने न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं बोली। सुनो सुनो और याद रखो, क्या यूरेनियम को किसी एक्सटर्नल पार्टिकल से बॉम्बार्डमेंट कराने के बाद थोरियम बना है या अपने आप बन गया है? अपने आप। अपने आप बना है बेटा, क्योंकि देखो इसमें भी वही पुरानी कहानी है, ये रिएक्टेंट साइड, ये मान लो प्रोडक्ट साइड है। तो यहाँ पर ये टारगेट न्यूक्लियस है, क्या यहाँ पर कोई स्ट्राइकिंग या कोई स्ट्राइकिंग पार्टिकल है? अल्फा, बीटा, इलेक्ट्रॉन कोई भी आ रहा है क्या इसके ऊपर? नहीं आ रहा है। No, ये sir. अपने आप कन्वर्जन कर रहा है, क्योंकि राइट साइड में कोई और नहीं है। यानी जो अपने आप होता है उसे बोलते हैं नेचुरल न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। याद रह पाएगा? याद रह पाएगा? Yes, sir. ट्रांसमुटेशन मतलब चेंजिंग इनटू अ डिफरेंट एलिमेंट। इसका मतलब क्या है? चेंजिंग इनटू अ डिफरेंट एलिमेंट, चेंजिंग इनटू अ डिफरेंट एलिमेंट। बेटा कितना जबरदस्त होता, और सुन ध्यान से, वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस एलिमेंट कौन सा है? गोल्ड। लेट्स से गोल्ड, लेट्स से गोल्ड से ज्यादा भी होंगे, प्लैटिनम वगैरह, लेट्स से गोल्ड, बिकॉज गोल्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कहते हैं ना एसेट बोलते हैं लोग। क्या मैं तेरे को कोई लेड दे दूं या कोई ऐसा एलिमेंट दे दूं और उससे मैं तेरे को न्यूक्लियर रिएक्शन करके फाइनली गोल्ड बना दूं, तो क्या मस्त बात हो जाएगी? Yes, sir. क्या लेड का कन्वर्जन अगर गोल्ड में हो पाता तो क्या मजा ही आ जाता? यस, मजा आ जाता। और ऐसा हो भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन the amount of money that will be required to produce, that amount of facilities, the money, the inputs required to produce gold from in such a manner will be even costlier than the available gold right now। इसलिए उन चीजों को हम बात नहीं कर पाते, हम उन चीजों के बारे में ज्यादा बात, उन चीजों के बारे में कहीं बात नहीं की जाती है कि नहीं। लेकिन सबसे पहले जब ये चीज ऑब्जर्व की गई, सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? ये ऑब्जर्वेशन सबसे पहले आई रदरफोर्ड के दिमाग में कि हाँ भाई, अगर ऐसा हो सकता है अपने आप, अगर ऐसा हो सकता है अपने आप, तो इन 1919, समय बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सारे के सारे साल का। इन 1919 रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ट्राइड सिंथेटिक ट्रांसमुटेशन और आर्टिफिशियल ट्रांसमुटेशन। आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ ट्रांसम्यूटेशन, मतलब कुछ भी करके आपने क्या किया, एलिमेंट को चेंज करना चालू किया। और जो उसने एलिमेंट चेंज किया था वो है नाइट्रोजन 714। नाइट्रोजन न्यूक्लियस को जब एक हीलियम न्यूक्लियस से बॉम्बार्डमेंट किया जाता है, मतलब मान लो ये नाइट्रोजन है और हीलियम दौड़ता हुआ आया, अल्फा पार्टिकल दौड़ता हुआ आया और भड़ाम से लड़ गया। तब ये जब भड़ाम से लड़ता है, जो प्रोसेस होता है जहां पर आप एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप क्या कर रहे हो?
इन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, एक नया एलिमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। जो बनता है वो बनता है ऑक्सीजन 817 प्लस एक प्रोटॉन। 1H1 इज प्रोटॉन। ये क्या है, व्हाट इज दिस, प्रोटॉन। मेरे बच्चों हाँ या ना? Yes, sir. और ये कौन अंकल हैं, अल्फा। इस इक्वेशन को बहुत क्लासिकली अल्फा पी बोला जाता है। अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट रिजल्टिंग इनटू प्रोटॉन एमिशन प्लस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्यू एनर्जी भी रिलीज होती है, हाँ या ना? बोलो बच्चे। Yes, sir. तो इस प्रोसेस में was this process is the nitrogen a stable nucleus? Yes. बट क्या हमने कोई एक स्पेशल प्रोसेस को अपनाते हुए हमने ऑक्सीजन क्रिएट करने की कोशिश करी, आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, हाँ या ना? दिस इज नॉट ऑक्सीजन, दिस इज आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। Am I correct or not? Yes, sir. Nitrogen is being converted into an isotope of oxygen and proton by an external process, and this process is called nuclear reaction. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? This such nuclear transmutations, लिखो बेटा, such nuclear transmutations such nuclear transmutations carried out by artificial means. Artificial means is called a nuclear reaction. याद रख पाएंगे ये क्वेश्चन? और क्या ये याद रख पाएंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन इज नॉट समथिंग व्हिच विल हैपन इटसेल्फ ओनली, यू हैव टू क्रिएट दैट रिएक्शन। फंडा क्लियर और नॉट? बोलो यार। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, लिखेंगे फॉलोइंग bombarding particles। बेटा bombarding particles तो नहीं बोलेंगे ना हर बार, इनका following bombarding particles are called projectiles, like missiles होती है ना, projectiles are called projectiles and are used in nuclear reaction। न्यूक्लियर रिएक्शन में ये जो 4-5 2-3 है मेजरली वो यूज किए जाते हैं। पहला आपका है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। ओके, हाँ या ना? दूसरा पार्टिकल एक होता है प्रोटॉन, एंड हाउ डू यू राइट इट? इट इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तीसरा होता है ड्यूट्रॉन, इट इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन हमें पता होना चाहिए होते कौन कौन है। जब तक हमें नाम नहीं पता होगा ये इसके अंदर जा क्या रहा है, तब तक हमें मेहनत करनी पड़ेगी, मुश्किल करनी पड़ेगी। एंड द लास्ट नहीं बोलूंगा, गामा रह गया। अगला होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को डिनोट किया जाता है, छोटका एन लिख देते हैं, 0, 1। और पांचवा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज की डेट में, इज कॉल्ड गामा रे फोटोन। गामा रे फोटोन यूज किया जाता है, PHO फोटोन, इसको हम सिंपली गामा से डिनोट करते हैं। इट इज प्योर एनर्जी, इट हैज नो मास। मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूं। एम आई करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. बेटा ये जो ना प्रोजेक्टाइल डेफिनेशन है छोड़, लेकिन अल्फा क्या होता है वो समझ में आना है। प्रोटॉन कैसे डिनोट करते हैं इक्वेशन में वो समझ में आना है। ड्यूट्रॉन कैसे होते हैं, न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, गामा रे प्रोटॉन फोटॉन से कैसे होते हैं, वो सारे के सारे आपको लिखने हैं, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि हम कुछ रिएक्शंस को पढ़ेंगे जिससे कि हमें आइडिया लगेगा। सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन टर्मिनोलॉजीज इज बॉम्बार्डिंग पार्टिकल आपके पास अवेलेबल है, ये आपका बॉम्बार्डिंग पार्टिकल है, और ये आपका एक एलिमेंट्री बॉम्बार्डिंग पार्टिकल अवेलेबल हुआ जो कि प्रोटॉन है, जो कि वेरी हाई मूविंग है। और भाई साहब वो बोलता है अरे चलो तुमसे भी ऐड कर लेते हैं भाई साहब, फिर ये रिएक्शन चेन रिएक्शन में तब्दील हो जाती है, क्योंकि एक बॉम्बार्डिंग पार्टिकल इवेंचुअली एक और बॉम्बार्डिंग पार्टिकल which is having a potential, a huge velocity, वो उस रिएक्शन को आगे बढ़ा सकता है। इसीलिए रिएक्शंस को कई बार चेन रिएक्शन भी बोला जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोल बेटा।
बेटा बहुत सारी टाइप की होती हैं, हमें बहुत सारी टाइप की तो याद नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। हमें कौन लिखेंगे, फॉलोइंग आर दी पॉपुलर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, following are popular types of nuclear reaction। बेटा एक मेरी बात सुन, नॉट फॉर एग्जाम है ये कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में डायरेक्टली, टाइप्स तो कभी नहीं पूछने वाले हैं, जो न्यूमेरिक जो रिएक्शन पूछने वाले हैं वो हम आएंगे, लेकिन मैं आपको फटाफट केवल 10 मिनट में 10 मिनट भी नहीं 2 मिनट में खत्म करा दूंगा। सबसे पहला देखो, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो आपका प्रोजेक्टाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे प्रोजेक्टाइल कौन कौन हो सकते हैं आप जानते हो, सबसे तगड़ा प्रोजेक्टाइल जो है उसका नाम है अल्फा पार्टिकल, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. It can have many types. It could be an alpha proton reaction, जो कि अभी रिसेंटली हमने पीछे देखा ना, कौन सी थी, किसी को याद है, 7 न्यूट्रॉन 7 नाइट्रोजन 14 2He4 मेरा अल्फा गिविंग यू ऑक्सीजन एंड अ प्रोटॉन। इसमें एक और टाइप हो सकता है भाई, अल्फा है तो अल्फा न्यूट्रॉन को भी इमिट करा सकता है और कराता है, अल्फा न्यूट्रॉन को भी इमिट कर सकता है। इस टाइप की इक्वेशन को बोलते हैं अल्फा न्यूट्रॉन रिएक्शन। बहुत सिंपल, एक याद रखो, मैं आपको ना जो इंपॉर्टेंट है केवल वो लिखवा रहा हूँ, सारी नहीं लिखवा रहा हूँ, बहुत सारी होती हैं, बार बार आप समझें। तो इवेंचुअली जो बनना है वो बनना तो न्यूट्रॉन क्या होता है, ए 0n1 है ना बेटा, बोलो। Yes, sir. अरे यहाँ पे जो भी आएगा, इधर था, ध्यान देना, इधर था 7, इधर था 7 7 4 11, 11 में से 1 गया, कितना बचा, 10। वेरी गुड। इधर था 3 + 2 5, न्यूट्रॉन ने एक भी चेंज नहीं किया प्रोटॉन का, तो यहाँ पे क्या बचा, 5। और भाई साहब 5 होता कौन है, एटॉमिक नंबर 5 है बोरॉन। तो क्या केवल टाइप ऑफ रिएक्शन अगर पता चल जाए तो तुम्हें टारगेट कौन है वो पता चल जाए, प्रोजेक्टाइल कौन है, तो रिजल्टेंट तो अपने आप ही दिखाई दे रहा है, +Q हर बार है, समझ आया बेटा। टाइप इज इंपॉर्टेंट। दूसरा टाइप होता है बेटा, हाँ बेटा कौन बोला, प्रोटॉन एज प्रोजेक्टाइल। तो बेटा कैसी हो सकती है, देख पहला बहुत ही सिंपल, प्रोटॉन रिजल्टिंग इनटू अल्फा, दूसरा हो सकता है प्रोटॉन रिजल्टिंग इनटू न्यूट्रॉन, और देख प्रोटॉन इनटू गामा भी हो सकता है, प्रोटॉन इनटू गामा ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, प्रोटॉन इनटू गामा, यहीं तक नहीं रुकना है, देयर आर मेनी अदर, देयर आर लाइक प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन इनटू इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये 3 आपको पता होने चाहिए कि 3 टाइप होते हैं। तो अगर मैं फटाफट ले लूं, एग्जाम्पल छोड़ दूं इसके कि लिखाऊं एग्जाम्पल भी सबके, एग्जाम्पल क्योंकि बड़ा बहुत सारे हो सकते हैं, लिखवा दो, एक लिखवा देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, जो रिजल्टेंट बन रहा है ना उसी को उठा के लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो बोरॉन को का नॉर्मल, ये बोरॉन नहीं है, ये आइसोटोप ऑफ बोरॉन है बेटा। जो रियल बोरॉन होता है वो मेरे ख्याल से 5 11 होता है। प्रोटॉन मिल गया, अरे भाई प्रोटॉन होता है H11, क्या बनना है, अल्फा बनना है, He24 बनना है। अब जो आएगा उसका ऊपर नीचे लिख लो, 11 1 12, 12 में से 4 गया, क्या बचा बेटा, 8, और 5 1 6, 6 में से 2 गया, क्या बचा बेटा, 4। बेटा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, Z जो है ना 1 से लेकर के 20 तक के सबके याद होने चाहिए, तभी तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जब यहाँ 4 आया तो ये बना कौन है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, पहले सॉरी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, फिर कौन आया, बेरिलियम। वेरी गुड, ये बेरिलियम हो जाएगा, समझ आया कि नहीं आया। तो देख, क्या केवल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलते ही तेरे पास कहानी, टाइप ऑफ रिएक्शन मिलते ही तेरे पास कहानी अवेलेबल है, क्या कहानी अवेलेबल है, अरे टेंशन का लेनी। एक एग्जांपल और लेते हैं, कोई बड़ा हैवी पार्टिकल उठा लिया जाए, ये ऊपर नाइट्रोजन ले, ऊपर जो नाइट्रोजन बैठे हुए हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन को पकड़ा हमने, कहा भाई चलो एक हाइड्रोजन से बढ़ा दो बना दो नाइट्रोजन, क्या बन गया 0n1, ठीक है बच्चे बोलो। Yes, sir.
तो 7 1 8 यानी 8 आने वाला है, तुम बंदे को जान चुके हो ऑलरेडी। कौन है बंदा? ऑक्सीजन। और ऊपर 14 1 15, 15 में से एक गया, कौन बचा? 14। 22। तो क्या अपने आप इक्वेशन बनाना मुश्किल है या इजी है? इजी। लेकिन ये जो इक्वेशंस बन रही हैं यार, ये जो प्लस माइनस खेल रहे हैं, इनके लॉज हैं। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट लॉज जो मैं अभी कराऊंगा, और क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और उनकी हेल्प से आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। चलो एक और ले लेते हैं इनका, गामा रिएक्शन वाला। तो भाई कोई सा भी पकड़ ले, टेंशन ले मत, किसी का पकड़ ले। जब भी आपको गामा वाला करना है तो कोई सा भी पकड़ ले। मैं तो कहता हूँ कार्बन ही पकड़ लेते हैं, कार्बन पकड़ते हैं, 6C12 ले लेते हैं और मार देते हैं इसके ऊपर भाई साहब एक प्रोटॉन उड़ता हुआ। तो भाई न्यूट्रॉन पे कोई असर पड़ने वाला है क्या? अच्छा, जब मैं 1H1 लिखता हूँ, तो जो ऊपर वाला न्यूट्रॉन है, ये जो यहाँ पर न्यूट्रॉन है, अरे राम राम, ये क्या हो गया? ये जो भाई साहब ये 1H1 है, लेकिन क्या ऊपर नीचे दोनों खेल खेलना पड़ता है? तो सीधी सी बात है, क्योंकि गामा बनने वाला है तो गामा इज प्योर एनर्जी। बोल यस। Yes, sir. तो जो बचेगा वो कौन बचेगा? 6 + 1 कौन होता है? नाइट्रोजन। 7 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ले बन गई, खत्म खेल, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बेटा एक और ले ले, लेकिन ना देख, मैंने तेरे को ऊपर 3 लिखवाए थे, इधर मैंने 3 लिखवाए थे, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ड्यूटेरियम लिखवाए थे। लेकिन नॉर्मली मैंने कभी ना ड्यूटेरियम पे क्वेश्चन आते हुए देखा नहीं है, और मेरे पास बेटा अभी लिखा भी नहीं हुआ मेरे पास, तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा, उसका कोई भी एग्जाम्पल देख लेगा, ठीक है? जिसका मुझे पता है कोई एग्जाम्पल तू बना भी सकता है यार, टेंशन थोड़ा है, तू किसी का बना ले। एक न्यूट्रॉन ले लेते हैं, न्यूट्रॉन वाला, थर्ड वाला न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कौन कौन से टाइप होते हैं? अब न्यूट्रॉन फेंको, पहला टाइप क्या निकाल लो? अल्फा निकाल लो। दूसरा न्यूट्रॉन फेंको, क्या निकाल लो? बीटा निकाल लो। तीसरा न्यूट्रॉन फेंको और क्या निकाल लो? गामा। हाँ या ना बेटा? हाँ या ना? यस सर। तो Yes, बेटा अब sir. मैं इसकी भी, मैंने देख, तू बनाना सबको आता है, फिर भी हम कोशिश कर लेते हैं। देखो नाइट्रोजन पकड़ो, 7N14। नाइट्रोजन इसलिए पकड़ो क्योंकि सबसे ज्यादा यूटिलाइज्ड, कहते हैं ना, आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो एलिमेंट रहा है डेमोन्स्ट्रेट करने में, वो नाइट्रोजन रहा है। और ये सिंपल होता भाई साहब, नाइट्रोजन डाल दो इसमें, निकलना क्या है? आपने पहले ही बोल रखा है भैया, देखो हीलियम न्यूक्लियस तो आएगा ही आएगा, तो ये तो आ ही गया। बोलो बच्चों, हाँ? Yes, sir. बचा कौन भाई? 7 + 0 7, 7 में से 2 गया, कौन बचा? 5। और 5 का नाम पता Yes, है, इतनी बार कर चुके हो, बोरो। क्या पता? ठीक है ना, 14 1 15, 15 - 4, 15 - 4 11। बोलो ठीक है? Yes, sir. यस सर। मैं तो भाई नाइट्रोजन खेल लेता हूँ सारे में, लेकिन नाइट्रोजन आसान हो जाएगा हमारे लिए यार, सब बनाओ फटाफट, करना क्या है? नाइट्रोजन पकड़ लो भाई हर बार। 0N1 0N1, ऐसे बना दोगे कैसे हो जाएगा? 0N1 क्या दे देगा फटाफट? प्रोटॉन देना है। प्रोटॉन कैसे भाई? 1H1 क्या देना है? गामा। ठीक है भाई साहब, 7 और 1 0, 7 में से 1 गया तो कितना बचा? 6। 6 तो कार्बन ही होता है। 14 + 1 15 - 1 is 14। बोला गया, Yes, sir. यस सर। आसान हो गया भाई साहब। N7, अरे सर N ही होगा? हाँ सर N ही होगा, क्योंकि नोटिस करो एटॉमिक नंबर, जब न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट करोगे तो क्या तुम्हारा एटॉमिक नंबर चेंज होगा? नहीं होगा, 7 के साथ रहेगा। तो इट इज एन आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। फंडा क्लियर और मुश्किल है बेटा? फंडा बहुत ही क्लियर है, बच्चे बोलो यस यार। सर। ओके, Yes, sir. तो अब हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन पकड़ते हैं और एक रिएक्शन को आइडियल रिएक्शन बनाते हैं। तो लिखते हैं स्टार लगा करके, स्टार लगा लिखते हैं स्टैंडर्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। हम एक स्टैंडर्ड न्यूक्लियर रिएक्शन लेंगे और उससे हम कई सारी चीजें बनाएंगे। ठीक है भाई, शुरू करें। इक्वेशन कोई सी बना लेते हैं। एक्स एलिमेंट को लो, वाई एलिमेंट से उड़ा दो। व्हाट इज एक्स? अरे यार, व्हाट इज एक्स? सर टारगेट न्यूक्लियस। कौन है ये? टारगेट हेवी न्यूक्लियस। सर वाई कौन है? सर मेरा प्रोजेक्टाइल है। अरे हाँ या ना?
Yes, sir. अब क्या हुआ, एक्स वाई ले लिया, अब दो और ले लो यार, जेड तो ले नहीं सकते हैं, वाई मत लिया करो यार, वाई में दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वाई हमें फिर यहाँ जरूरत पड़ेगी। एक्स के बाद ले लो प्रोजेक्टाइल का नाम ले लो, लेट्स से वाई। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, बोलो। No, sir. वाई तो फिर कुछ भी यार, कैपिटल कैपिटल डी ले लेते हैं, ठीक है। बनता है लेट्स से वाई और बनता है लेट्स से के, हाँ भाई एक मिनट, ये तीन चीजें बनाते हैं, एक मिनट। ठीक है, ना कुछ नहीं है। फिर क्या हुआ बेटा, एक हो गया हमारा टारगेट हैवी न्यूक्लियस, एक हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल, दो हमारे आगे कौन, दो हमारे आगे जो बाद में बचे न्यूक्लियस, तो हमने कहा रेसिडुअल न्यूक्लियस, रेसिडुअल न्यूक्लियस बचाया हमने, और साथ में हमने बनाया एनर्जी। कौन है ये, एनर्जी। वो रेसिडुअल न्यूक्लियस बोलने का कारण है कि भाई वो अगर अल्फा भी हुआ तो भी एक न्यूक्लियस है, अगर वो बीटा हुआ तो वो बीटा विल बी लाइक, बीटा इज नथिंग बट हाइड्रोजन न्यूक्लियस। एम आई करेक्ट और नॉट? Yes, sir. तो हमने इन सब के नंबर लिख देते हैं, इन सब के ना एटॉमिक नंबर्स और लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिख देते हैं। एक्स का लिखते हैं Z1 हो तुम, और तुम्हारा A1 है, तुम्हारा Z2 है, तुम्हारा A2 है, तुम्हारा Z3 है, तुम्हारा A3 है, तुम्हारा Z4 है, तुम्हारा A4 है, और साथ में एनर्जी है। ये कौन है, ये एनर्जी है। चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. बेटा देखो, कोई भी रिएक्शंस में चार इंपॉर्टेंट लॉज लगते हैं। any nuclear reaction must follow following reactions, following conservations. सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियन। मतलब न्यूक्लियन जो है बेटा वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा इंटैक्ट रहेगा, और वो अगर इंटैक्ट रहेगा तो राइट हैंड साइड का न्यूक्लियंस शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के न्यूक्लियंस का सम। तो इधर कौन कौन है न्यूक्लियंस, A1 प्लस A2 है, बोलो है, और इधर Yes. A3 प्लस A4 है। तो क्लियरली याद रखेंगे कि देयरफॉर A1 प्लस A2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू A3 प्लस A4। बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा कौन सा होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, डोंट कॉल इट प्रोटॉन, मैंने बहुत ही सेफली न्यूक्लियॉन्स बोला, और यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल बोल रहा हूं, चार्ज पार्टिकल। यानी क्या Z1 प्लस Z2 should always be equal to Z3 plus Z4? Am I correct or not? बोल बेटा। Yes, sir. तीसरा बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अवेलेबल रहेगी ही रहेगी, एनर्जी हैज टू बी कन्वर्ट। लेकिन हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास लिखते हुए ज्यादा हम सिक्योर फील करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन में, क्योंकि अगर कोई मास कम होता है तो एनर्जी में क्रिएट हो जाएगा, और अगर कोई एनर्जी कम होती है तो वो मास में क्रिएट हो जाएगी। कोई रॉकेट साइंस, ये तीनों बकवास है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ध्यान सुनना और स्टार लगाना, और वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम याद रख पाएंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब ये है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ रेसिडुअल न्यूक्लियस एंड आउटगोइंग पार्टिकल जो भी होंगे,
they has to remain constant as the initial target and bombardment particle. तो न्यूक्लियर, मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, पूरा लिख नहीं पा रहा हूँ. मैंने क्या कहा कि भैया तुम्हारा मोमेंटम प्लस तुम्हारा मोमेंटम, एनर्जी मोमेंटम डिफाइंड ही नहीं है, लेट्स से, will always be equal to the sum of linear momentum of target and projectile particle. ठीक है बच्चों, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर. ठीक है, Yes, sir. चलो आप यहाँ तक समझ में आ गया, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं. अल्फा पार्टिकल, देखो अब जो एमिशन हमें पढ़ने हैं, ये तुम एक बात सुनो, बहुत ही बेस्ट पार्ट समझो बेटा, कि जितनी भी इक्वेशन यहाँ लिख रहे हो ना, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अभी मिस आउट हो रखी है. वो मिस आउट जो बात हो रखी है वो मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन आपको एक क्वेश्चन देने के बाद. तो एक क्वेश्चन तो छोटा सा सिंपल सा, केवल इन लॉस को लगा करके, अगर तुम किसी का नाम नहीं जानते हो तो उसको केवल एक्स लिख दो. कई बार ऐसा पॉसिबल है कि जो बना नया, आप उसका नाम नहीं जान पा रहे हो, आप वहां पे एक्स लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है. No, sir. अब क्या होगा, हमने कहा एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. तो लिखिए, न्यूट्रॉन स्ट्राइक्स, अब ध्यान देना, और तुम इस इक्वेशन का नाम लिख पाओगे बाद में. न्यूट्रॉन स्ट्राइक्स a boron nucleus, 5b10 nucleus. बोलो बेटा. Yes, sir. Resulting in alpha particle emission. बोलो, ठीक है. Write the nuclear reaction. Write the nuclear reaction. सर अभी लिख के आए, पहले लिख के आए कि नहीं लिख के आए? Write the nuclear reaction. Find the atomic number, atomic mass of the residual nucleus. What is the name of this equation? What is the type of this equation? नाम याद है किसी को? न्यूट्रॉन अल्फा बेटा, याद है ना, न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट है, अल्फा रिलीज हो रहा है. देखो इक्वेशन, if possible identify the element. बेटा यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ if possible, एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए 1 से लेकर के 20 का सबका नंबर याद रखो जल्दी. So 3 lithium 7. 3 लिथियम 7 बन रहा है. अच्छा, वेरी गुड. देख लेते हैं. बोरॉन पकड़ लिया, मतलब 5 हो, तुम 10 हो, अच्छी बात है. न्यूट्रॉन को ले आए, हमने कहा n हो, 0 हो, 1 हो. बनना हीलियम है, ठीक है. He हो, 2 हो, 4 हो. बननी एनर्जी भी है, लिखना मत भूलना इसको. Am I correct or not? तो 5 + 0 दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल. 5 + 0 इज 5, यहाँ पर आया 2, यानी बचेगा 3. 3 लिथियम होता है, हर बच्चे को पता है, हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम. 10 1 11, 11 में से 4 गया, क्या बचा? 7. 7. आसान क्वेश्चन है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन? डू यू हैव द एटॉमिक नंबर? यस. डू यू हैव द एटॉमिक मास? यस. तो क्या हमें मिल गया कि नहीं मिल गया? बोल बेटा. Yes, sir. अब ध्यान देना, मैं तुमको एक बात बताने जा रहा हूँ, तुम ये याद रखनी है. भाई ये हैवी न्यूक्लियस है, ये न्यूट्रॉन अंकल है, ये जो बना ना अल्फा पार्टिकल है ना, ये जो एनर्जी बनती है वो अल्फा पार्टिकल बोलता है अबे हमको दे दो, ये एनर्जी हमको दे दो. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज टेकन बाय दी अल्फा पार्टिकल. याद रख पाएंगे या नहीं याद रख पाएंगे? सर बहुत सिंपल है, जो हल्का होगा वो एनर्जी लेके भाग जाएगा, जो हल्का होगा वो एनर्जी लेके भाग जाएगा. लेकिन अगर बहुत हल्का नहीं हुए, 2 ऐसे हुए जो बहुत क्लोज हुए, तो दिक्कत होगा भाई साहब. है कि नहीं? है कि नहीं? Yes, sir. तो अगर मैं लास्ट बोलूं,
अल्फा पार्टिकल एमिशन इक्वेशन, अल्फा पार्टिकल एमिशन इक्वेशन क्या होगी? सर मान लो आप एक एक्स एलिमेंट को लाए जिसका एटॉमिक नंबर z है, एटॉमिक मास a है। मान लो आपने, ध्यान देना, आपने n, क्या फर्जी वाला है, आपने n, स्मॉल n लिख रहा हूँ, न्यूट्रोजन नाइट्रॉन, इट इज नॉट न्यूट्रॉन्स, इट इज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। आपने n अल्फा पार्टिकल्स निकलवा दिए, प्लस एनर्जी निकल गई मेरे बच्चों, हाँ या ना? बोलो। तो ये Yes, जो sir. यहाँ y बनेगा, y, व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास? हमने कहा लेट्स से तेरा एटॉमिक नंबर Z1 है और ये A1 है, तो हमने कहा कुछ नहीं करना भाई, हम एक काम करते हैं, लगाते हैं कंजर्वेशन लॉ। तो कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन की बात करते हैं, करें तो क्या A विल बी इक्वल टू A1 प्लस 4, या कुछ गलती कर दी? 4n. 4n. हाँ 4n, वेरी गुड। तो A1 की वैल्यू क्या आ गई? क्या A माइनस 4n आ गई कि नहीं आ गई? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा सिमिलरली Z1 का दिखाओ जरा मुझे। क्या Z इज इक्वल टू Z1 प्लस 2n? तो Z1 इज इक्वल टू Z माइनस 2n। बोल आया कि नहीं आया? एंड ऑलवेज द अल्फा पार्टिकल will absorb the maximum amount of energy लेके जाएंगे। कौन लेके जाएंगे? एनर्जी लेकर भागेगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन याद रखें। कल हम बीटा और गामा खत्म करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म करेंगे। कल हम मिलेंगे, टाइम वही 6:30 रखते हैं। विल दैट बी फाइन फॉर यू ऑल? 6:30। सर मैथ्स का ट्यूशन है। हाँ बेटा। सर दीपक सर का ट्यूशन है। अच्छा क्लास होती है, मैं बात कर लूंगा, चलो मैं तुम लोग से बात कर लूंगा, फिर डिसाइड करो टाइम, लेकिन शाम को ही रखेंगे, वरना हमारा टाइम पहले क्या होता था? 8:30 नहीं 8 से 9, मुझे याद है। Yes, जब मैं sir. वहां 2-3 दिनों में 8 से 9 कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद जब भाभी वहां पे चली जाएगी घर पे, तो मैं आ ही जाऊंगा। बाय ठीक है भैया, बाय बच्चों। बाय। हेलो।